मराठी एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर में देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण विराम चिन्ह किसे कहते हैं, इसके बारे में जानने वाले हैं। विराम चिन्ह मीन्स पंक्चुएशन मार्क्स। पहला है पूर्ण विराम, जिसे हम फुल स्टॉप कहते हैं। दूसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह, अल्प विराम, अर्थ विराम, विस्मयबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह और सातवां है योजक चिन्ह। उसके बाद आठवां है निर्देशक चिन्ह, जिसे डैश कहते हैं, कोष्टक चिन्ह, जिसे ब्रैकेट कहते हैं, लाघव चिन्ह, जिसे साइन ऑफ एब्रिविएशन कहते हैं, विवरण चिन्ह, साइन ऑफ फॉलोइंग, एंड उपविराम चिन्ह, कॉलम एंड हंसपद चिन्ह। तो सबसे पहले विराम चिन्ह, उसमें जो योजक चिन्ह है वह इस प्रकार दिखाया जाता है जो दिखाया है। निर्देशक चिन्ह यानी योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह में थोड़ा सा बदल होता है, थोड़ा बड़ा होता है। और कोष्टक चिन्ह अलग अलग प्रकार के होते हैं जो दिखाए गए हैं। और लाघव चिन्ह जो शून्य के आकार के यानी जीरो के आकार के होते हैं। तो इसी प्रकार विवरण चिन्ह में चिन्ह सामने दिखाया गया है। उसके बाद उपविराम चिन्ह और हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह जो काकपद उसे कहते हैं, उसे किसी तरह दिखाया जाता है। सबसे पहले हम विराम चिन्ह के बारे में जानने वाले हैं। लिखते समय भावों के अनुसार रुकने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। यानी जब हम रुकते हैं, विराम यानी रुकना, ठहरना यानी स्टॉप होना, और चिन्ह का मतलब होता है निशान यानी सिंबल, मार्क। तो जैसे कि विराम चिन्ह का उपयोग क्या है हम अब जानेंगे नीचे दिए गए वाक्य से। उसे रोको मत, जाने दो, इस और उसके बाद फुल स्टॉप लगाया गया है। तो उसे रोको मत, जाने दो, तो इस पर अगर हमने अल्प विराम लगाया, उसे रोको मत, जाने दो, तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि उसे रोको, उसे जाने मत दो, ऐसा उसका मतलब निकलता है। और अगर हमने रोको के बाद मत के बाद अल्प विराम लगाया तो क्या हो जाएगा, देखिए, उसे रोको मत, जाने दो, तो उसे रोको मत, यानी दो वाक्यों में सिर्फ हमने चिन्ह बदला, चिन्ह की जगह बदली है तो उसका अर्थ बदल जाता है। पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप किस तरह दिया जाता है वह चिन्ह सामने दिया गया है। प्रश्नवाचक चिन्ह सामने दिया गया है। योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह में थोड़ा सा बदलाव है, यानी योजक चिन्ह आकार से छोटा होता है और निर्देशक चिन्ह आकार से बड़ा होता है। उसके बाद कोष्टक चिन्ह जो है वह अलग अलग 3 प्रकार के कोष्टक दिए होते हैं। और लाघव चिन्ह 0 के आकार का होता है। उसके बाद विवरण चिन्ह और उपविराम चिन्ह, उसके बाद त्रुटिपूरक चिन्ह, उसे काकपद भी कहते हैं। तो हमने चिन्ह के बारे में दिखाया गया है। अब हम जानने वाले हैं विराम का अर्थ क्या होता है। तो विराम का अर्थ होता है ठहरना या रुकना। जिस प्रकार ट्रैफिक लाइट में हमें संकेत देती है कि कब रुकना है, कब चलने के लिए तैयार रहना है और कब आगे बढ़ना है, उसी प्रकार किसी भी वाक्य को बोलते और लिखते समय विराम चिन्ह ही हमें संकेत देते हैं, जानकारी देते हैं। तो इसी प्रकार उसका अर्थ होता है, उसकी परिभाषा जानेंगे। वाक्य पढ़ते या लिखते समय विराम चिन्ह प्रकट करने वालों चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। तो यही वाक्य यानी विराम चिन्ह की परिभाषा है। उस परिभाषा जानने के बाद
हमें अलग अलग चिन्ह सबसे पहले जानने वाले हैं। पूर्ण विराम यानी जिसे हम फुल स्टॉप कहते हैं। फुल स्टॉप हिंदी में इसी प्रकार का होता है। स्टैंडिंग लाइन, जब वाक्य पूरा हो जाता है उसके अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। जब वाक्य पूरा करते हैं उसके बाद पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे मैंने खाना खाया है, हम सब भारतीय हैं, उसके बाद फुल स्टॉप। मैंने खाना खा लिया, फुल स्टॉप। माँ पूजा करने मंदिर गई है, उसके बाद फुल स्टॉप। दिवाली हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है, उसके बाद फुल स्टॉप। इसी तरह पूर्ण विराम का उपयोग यानी पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों, दूसरा जो है वह है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का कैसा होता है वह चिन्ह मार्क यहाँ दिखाया गया है, यानी क्वेश्चन मार्क। अब उसकी परिभाषा जानेंगे। वाक्य में जब प्रश्न पूछा जाता है तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो जब हम किसी से बोलते समय या लिखते समय प्रश्न पूछते हैं तो उस प्रश्न वाक्य के अंत में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, करना होता है। जैसे देखेंगे उदाहरण के तौर पर, तुम कौन हो? प्रश्न चिन्ह। तुम कहाँ जा रहे हो? प्रश्न चिन्ह। कार्यक्रम कैसा था? प्रश्न चिन्ह। क्या तुम कल स्कूल जाओगे? प्रश्न चिन्ह। इस प्रकार प्रश्न चिन्ह हम लिखते या बोलते समय लगाते हैं, लगाना होता है, तभी वह प्रश्नार्थक वाक्य उसे कहते हैं। तो उसके बारे में हमने जाना। उसके बाद हम आगे का देखने वाले हैं अर्धविराम यानी सेमी कॉलन किसे कहते हैं। चिन्ह इस प्रकार दिखाया जाता है। अर्धविराम वाक्य में जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकते हैं लेकिन वाक्य पूरा नहीं होता है, वहाँ अर्धविराम का चिन्ह लगाया जाता है। यानी जब हम बोलते हैं या लिखते हैं, वाक्य थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रुकते हैं लेकिन वाक्य पूरा नहीं होता, तभी अर्धविराम लगाया जाता है। जब एक वाक्य अनेक छोटे वाक्यों को मिलाकर बनाते हैं तब भी उन छोटे वाक्यों के बीच में यह चिन्ह लगाया जाता है। यानी कहाँ पर लगाया जाता है, देखिए, जैसे काम पूरा कर लो उसके बाद चले जाना, फुल स्टॉप, पहले अर्धविराम लगाया है। खाना तैयार है, अर्धविराम, सब लोग आ जाओ, फुल स्टॉप। कोई भी रंग रूप से छोटा बड़ा नहीं होता, अर्धविराम, कर्मों से होता है, फुल स्टॉप। सच तो सच है, अर्धविराम, झूठ कभी ज़्यादा दिन नहीं चल सकता, फुल स्टॉप। इसी तरह उसके बाद हम आगे का विराम चिन्ह देखने वाले हैं, अल्प विराम, जिसे कॉमा कहते हैं। उसका चिन्ह सामने दिखाया गया है। चलिए उसकी परिभाषा सबसे पहले हम जानेंगे। वाक्य में जहाँ अर्धविराम से भी कम देर रुकने की ज़रूरत होती है, यानी अल्प होती है, वहाँ अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है। या जब वाक्य में एक ही तरह के आए कई शब्दों को अलग अलग करके लिखने की ज़रूरत होती है तो उनके बीच में यह चिन्ह लगाया जाता है, यानी कॉमा, जिसे हम अल्प विराम कहते हैं। तो चलिए, जैसे कि हम देखने वाले हैं कि और अल्प विराम कहाँ लगाया जाता है। हलवा बनाने के लिए घी, आटा, चीनी और पानी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमने घी, आटा, उसके बाद अल्प विराम लगाया है। नीचे देखो, और पेड़ों से हमें ऑक्सीजन, भोजन, लकड़ी, ईंधन, दातुन और अनेक दवाइयाँ मिलती हैं। यहाँ पर भी हमने ऑक्सीजन, भोजन, लकड़ी, इसके बाद अल्प विराम का उपयोग किया गया है। तो
अल्प विराम का प्रयोग और भी कई स्थितियों में किया जाता है। जैसे वाक्य में जब किसी को संबोधित करते समय कोई बात बोली जा रही हो तब उस संबोधन शब्द के बाद भी अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे कि राम अल्प विराम इधर आओ, मित्र अल्प विराम परिस्थितियाँ तो सब जगह एक सी ही है, माँ अल्प विराम कोई कहानी सुनाओ ना। तो इसी तरह लगाया जाता है। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों, यदि किसी वाक्य के शुरू में ही हाँ, नहीं, कहो, लाओ आदि शब्द है तो इन शब्दों के बाद भी अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे कहो अल्प विराम कैसे आना हुआ, क्वेश्चन मार्क, नहीं अल्प विराम मुझे वहाँ नहीं जाना, हाँ अल्प विराम मैंने सबको कार्यक्रम के बारे में बता दिया। तो इसी तरह भी वाक्य में प्रयोग किया जाता है। जहाँ वाक्य में उद्धरण चिन्ह है वहाँ भी उद्धरण चिन्ह से पहले अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा अल्प विराम और उद्धरण चिन्ह, मैं वापस जाने के लिए इतनी दूर नहीं आया हूँ, फुल स्टॉप और बाद में उद्धरण चिन्ह कंप्लीट। पिताजी ने कहा अल्प विराम, विद्यार्थियों को नित्य सूर्य की उपासना करनी चाहिए, उद्धरण चिन्ह कंप्लीट, फुल स्टॉप। यहाँ भी अल्प विराम का उपयोग किया जाता है, लगाया जाता है। तो इसी तरह अलग अलग वाक्यों में अलग अलग जगह पर अल्प विराम का उपयोग किया जाता है। उसके बाद विस्मय सूचक यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसे एक्सक्लेमेशन मार्क भी कहते हैं, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है बोलते या लिखते समय, उसके बारे में भी जानने वाले हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अंत तक देखना मत भूलिए, स्किप मत कीजिए, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए विस्मय बोधक चिन्ह के बारे में, परिभाषा के बारे में जानेंगे। हर्ष, शोक, क्रोध, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के बाद विस्मय सूचक चिन्ह लगाया जाता है। तो जब किसी वाक्य में बोलने में या लिखते समय हमें हर्ष हो, शोक हो, क्रोध हो, आश्चर्य हो या घृणा हो या प्रशंसा करनी हो तो वहाँ पर भी विस्मया सूचक या विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उसे लगाया जाता है। जैसे अरे विस्मयादि बोधक चिन्ह, प्रेरणा गाना भी गाती है, या वाह तुमने तो कमाल कर दिया, हाय यह तो बहुत बुरा हुआ, शाबाश इसी प्रकार कक्षा में प्रथम आते रहो, छी कितनी गंदी जगह है। देखिए अलग अलग भावों के यह वाक्य हैं। जहाँ पर आश्चर्य है, हर्ष, शोक, वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद इन भावों को प्रकट करते समय बाद भी विस्मय सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कमाल है, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो, मज़ा आ गया। तो उसके बाद भी प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। तो उसके बाद विद्यार्थी मित्रों उद्धरण चिन्ह देखने वाले हैं। क्वेश्चन मार्क्स यानी इन्वर्टेड कॉमास, जिसे हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं, उसमें दो प्रकार के उद्धरण चिन्ह होते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। और वह किस प्रकार दिखाए जाते हैं वह भी आप सामने देख रहे हैं। जो पहला है वह है इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो उसमें से सबसे पहले हम इकहरा उद्धरण चिन्ह
के बारे में यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमास देखने वाले हैं। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमास भी देखने वाले हैं, उसकी परिभाषा और उस उदाहरण के साथ हम उसे जानने वाले हैं। तो चलिए आगे देखेंगे कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमास सबसे पहले जानेंगे। सिंगल इन्वर्टेड कॉमास कैसे होते हैं और जब हम यह चिन्ह लिखते हैं तो लिखते समय गोलाई ऊपर की ओर होनी चाहिए। देखिए गलत बनावट कैसी है और सही बनावट क्या है, उसके तरीके बताए गए हैं कि जो गोलावट है वो किस तरह होनी चाहिए और गोलावट दूसरों में किस तरह होनी चाहिए। पहला और दूसरा यानी इकहरा और दोहरा उद्धरण चिन्ह किस तरह लिखना होता है, गलत क्या है वह ऊपर दिया गया है और नीचे सही क्या है वह दिया गया है। तो सबसे पहले इकहरा उद्धरण चिन्ह देखने वाले सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, कोई विशेष शब्द हो, विशेष व्यक्ति का नाम हो या शीर्षक, स्थान, पुस्तकों का नाम या कवियों का, लेखकों के उपनाम इकहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखे जाते हैं। यही उसकी लिखने का यानी उसका उपयोग करने का सही तरीका है। चलिए जैसे देखने वाले आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रिया पर हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमास का उपयोग किया गया है, इकहरा उद्धरण चिन्ह। दूसरा में देखिए, दूसरा वाक्य है असंभव शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी के प्रसिद्ध कवि है। निराला को और अब हम दूसरा जानने वाले हैं डबल इन्वर्टेड कॉमास की परिभाषा। किसी की कही गई बात को जो का त्यों लिखना हो तो दोहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखा जाता है। जब हम किसी का कहना लिखते हैं, किसी की बात लिखते हैं जो कि त्यों, तब हमें दोहरे उद्धरण चिन्ह का उपयोग लिखते समय या बोलते समय करना पड़ता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा, अल्पविराम, दोहरा उद्धरण चिन्ह लिखना है शुरू में, हम तुम्हारे साथ है, फुल स्टॉप और दोहरा और उद्धरण चिन्ह कंप्लीट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, अल्पविराम, डबल इन्वर्टेड कॉमास, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। रमेश ने कहा, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, मैं आज नहीं आऊँगा, फुल स्टॉप, डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट। इसी तरह डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी दोहरा उद्धरण चिन्ह लिखना होता है। उसके बाद योजक चिन्ह, यह दो शब्दों के बीच में आकर योजक यानी जोड़ने का काम करता है। योजक चिन्ह का प्रयोग सामासिक शब्दों के बीच, विशेषकर द्वंद्व समास के शब्दों के बीच होता है। जैसे कि हम देखने वाले हैं उदाहरण के तौर पर, यानी योजक चिन्ह का उपयोग या प्रयोग हम कब करते हैं, जब सामासिक शब्द हो और उसमें जब हम द्वंद्व समास के शब्दों को लिखते हैं तब दो शब्दों के बीच में इस योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए उदाहरण के तौर पर देखेंगे, आना जाना, पेड़ पौधे, दिन रात, छोटा बड़ा, चाय कॉफ़ी, वाद विवाद, राम लक्ष्मण, सुख दुख, माता पिता, हंसी मजाक, इसके बीच में हमने योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। उसके बाद हम योजक चिन्ह के इस्तेमाल के बाद हम बोलते समय या लिखते समय इसी प्रकार उसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम देखने वाले हैं
योजक चिन्ह। तत्पुरुष समास के कुछ शब्दों में भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे चित्र वर्णन, शिक्षा प्रणाली, राष्ट्रध्वज, व्यापार मेला, विषय विस्तार, शुल्क मुक्ति। इसी प्रकार उसका कुछ तत्पुरुष समास के कुछ शब्दों में भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, किया जाता है। उसके बाद योजक चिन्ह का अलग भी कुछ शब्दों के बाद प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में भी जानने वाले हैं। तत्पुरुष समास के ऐसे शब्द जिनमें भ्रम होने की संभावना हो, वह भी प्रयोग किया जाता है, जैसा भूतत्व यानी पृथ्वी तत्व, भूतत्व, भूत होने का भाव, तभी भी हम उसका प्रयोग करते हैं जब भ्रम हो। वहाँ पर किसी शब्द में, तत्पुरुष शब्द में साथ साथ लगातार आने वाले शब्द भी अलग अलग, डरते डरते, कोने कोने में, समय समय पर, हंसते हंसते, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, ऐसे शब्दों में भी हम योजक चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने योजक चिन्ह के बारे में अलग अलग जगहों पर किस तरह उपयोग या प्रयोग किया जाता है योजक चिन्ह का, उसके बारे में हमने, और किसी से तुलना करते समय भी समानता बताने के लिए भी सासी से शब्दों से पहले हम उसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि लता की बोली कोयल सी मीठी है, आजकल राम सा आज्ञाकारी पुत्र मिलना कठिन है। तो यहाँ भी राम सा या कोयल सी, यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, यह भी प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी अलग अलग जगह पर हम उसका उपयोग करते हैं। उसके बाद निर्देशक चिन्ह, जिसे डैश कहते हैं, उसका उपयोग, प्रयोग कहाँ पर करते हैं और उसकी परिभाषा क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। जब किसी बारे में निर्देश दिया जाता है तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण देते समय जैसे शब्द के साथ, जैसे उदाहरण, और उसके बाद निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है। वहाँ क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे आगे निर्देशक चिन्ह लगा है, बच्चे नाटक देख रहे हैं। संवाद या दो लोगों की आपसी बातचीत में बोलने वाले के नाम के बाद भी लगाया जाता है, जैसे राजू डैश दादाजी मेरे लिए बाजार से क्या लाए, क्वेश्चन मार्क, दादाजी डैश तुम्हारी मनपसंद मिठाई लाया हूँ, फुल स्टॉप। तो यहाँ पर भी दादाजी और राजू के बाद में जो चिन्ह लगाया है वह निर्देशक चिन्ह है, यानी डायलॉग्स में लगाते हैं। उसके बाद किसी महापुरुष या लेखक के कथन के बाद भी उनके नाम से पहले लगाते हैं। किसी पुस्तक का नाम लिखकर उसके लेखक के नाम से पहले भी लगाते हैं, जैसे उदाहरण डैश, उद्धरण चिन्ह में लिखा है, देखिए, साहित्य समाज को दिशा प्रदान करता है, उद्धरण चिन्ह कंप्लीट, डैश ब्रज किशोर पाठक, वेदों की निंदा करने वाला नास्तिक है, डैश आचार्य मनु, गोदान के लेखक है, डैश मुंशी प्रेमचंद, यहाँ पर भी लगा है। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों, किसी विषय के भेदों का निर्देश करते समय भी डैश का प्रयोग यानी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्रिया के दो भेद हैं, डैश सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, यानी नीचे उदाहरण में क्रिया के दो भेद हैं, उसके बाद डैश यानी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, यानी कहाँ पर करना है, कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके बाद। उसके बाद देखिए विवरण चिन्ह यानी साइन ऑफ फॉलोइंग, जिसे चिन्ह कहते हैं, विवरण चिन्ह, उसका देखेंगे। विवरण चिन्ह का प्रयोग कई बार निर्देशक चिन्ह के स्थान पर भी किया जाता है। जब किसी विषय का विवरण यानी डिटेल्स देते हैं तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी वहाँ पर भी उसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आगे उदाहरण के तौर पर
हम देखने वाले हैं कि किसी विषय यानी डिटेल्स देते समय किया जाता है। जैसे कि देखिए, निम्नलिखित शब्द लगाकर कोई विवरण दिया जाता है। पेड़ों से हमें निम्नलिखित वस्तुएं प्राप्त होती हैं। उसके बाद विवरण चिन्ह लगाया है। भारत की प्रमुख नदियां हैं, विवरण चिन्ह लगाया है। उसके बाद उसका उत्तर आगे लिखना होता है। वहाँ भी इसका प्रयोग किया जाता है। शीर्षकों के बाद भी यानी हेडिंग्स के बाद भी उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बाद विवरण चिन्ह लगाया है। जातिवाचक संज्ञा, उसके बाद विवरण चिन्ह लगाया गया है। तो यहाँ पर भी उसका उपयोग होता है। उसके बाद उपविराम चिन्ह, जिसे कोलन कहते हैं, वह चिन्ह किस प्रकार है सामने दिखाया गया है। उपविराम चिन्ह वह भी सामने दिखाया गया है। उसकी परिभाषा सबसे पहले जानेंगे हम कि उपविराम चिन्ह जब हम लिखते और बोलते हैं तब कब प्रयोग करना होता है वह दिखाया गया है। शीर्षक का अर्थ स्पष्ट करने या प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मोबाइल, लाभ और हानियाँ, कंप्यूटर, आज की आवश्यकता, यज्ञ, एक समग्र उपचार प्रक्रिया। वहाँ पर देखिए उसके बाद लिखा है संवाद लेखन में भी नाटक में निर्देशक चिन्ह के साथ स्थान पर उसे लेते हैं। जैसे अध्यापक, उपविराम चिन्ह, बच्चों क्या तुमने गृह कार्य पूरा कर लिया, क्वेश्चन मार्क। छात्र, उपविराम चिन्ह, गुरुजी मुझे कल बुखार था इसलिए कार्य पूरा नहीं कर सका। किसी कहानी के अंत में शिक्षा यानी मॉरल ऑफ द स्टोरी बताने के लिए भी उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे शिक्षा, उपविराम चिन्ह, एकता में ही बल है। यहाँ पर भी उस उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों आगे का चिन्ह है कोष्टक चिन्ह यानी ब्रैकेट्स। अलग अलग 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार के अलग अलग दिखाए गए हैं कोष्टक चिन्ह। तो किसी कठिन शब्द का अर्थ सरल शब्द द्वारा या प्रचलित शब्द द्वारा बताने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए नीचे, इस चित्र की 3 छाया प्रति इन ब्रैकेट्स यानी कोष्टक में फोटो स्टेट करवा कर ले आओ। ऋषकेतु, कोष्टक चिन्ह, भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया। यहाँ पर हमने कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया है। उसके बाद कोष्टक चिन्ह का उपयोग क्रम यानी ऑर्डर बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि 1, 2, 3 या क, ख, ग को कोष्टक में लिखा जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर विशेषण के 4 प्रकार के होते हैं। 1 कोष्टक में, 2 कोष्टक में, 3 कोष्टक में, 4 कोष्टक में। नाटक या कहानी के पात्रों के डायलॉग्स में भी मन के भाव बताने के लिए भी कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद त्रुटिपूरक चिन्ह यानी कैरेट चिन्ह सामने दिया गया है। वह भी त्रुटिपूरक चिन्ह जब हम लिखते समय कुछ विस्मरण हो जाता है, वहाँ पर लिखते समय गलती से यदि कोई शब्द या अंश लिखना भूल जाते हैं तो त्रुटिपूरक चिन्ह लगाया जाता है। प्रयोग करके छूटे हुए शब्द को ऊपर लिख देते हैं, तभी यह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखेंगे हम, जब हम लिखते हैं, आप बोलते हैं, कुछ अंश हमारा भूल गया है तो हमें इस चिन्ह का इस्तेमाल करके वहाँ पर लिखना होता है। ऊपर लिख देते हैं। तो इसकी बनावट सही ढंग से कैसी होती है? 2 तरह से होती है। तो इस 2 तरह से आपको करनी होती है। वह चिन्ह वहाँ पर लगाया जाता है। तो वह भी हम उदाहरण के तौर पर
देखने वाले हैं कि किस तरह चिन्ह लगाया जाता है। तो चलिए आगे हम उदाहरण के तौर पर जानने वाले हैं कि किस तरह। देखिए, मैंने उनको बधाई लिख दिया है, और हमारा रहा पत्र लिखना, तो वहाँ पर किस तरह लिखना होता है, वह त्रुटिपूर्वक चिन्ह लगाकर ऊपर पत्र लिखा है। नीचे देखिए, मुहावरों के प्रयोग से सहज और सरस बन जाती है, क्या भाषा रह गया है, तो वहाँ पर चिन्ह लगाकर हमने लिखा है। उसके बाद अंत का लाघव चिन्ह, जिसे लाघव चिन्ह जब हम लिखते हैं, लाघव चिन्ह का प्रयोग जब शब्दों को पूरे रूप में ना लिखते समय, यानी संक्षिप्त में हम जब लिखते हैं, तब उसका प्रयोग, चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी शॉर्ट फॉर्म लिखते समय। जैसे कि हम डॉक्टर लिखते हैं, तो डॉक्टर लिखते समय हम डॉ और उसके बाद हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब किसी व्यक्ति का पूरा नाम न लिखते समय हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तभी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और किसी डिग्री लिखते समय, जैसे कि MA, तो उस चिन्ह का प्रयोग M के बाद और A के बाद करते हैं। जैसे कि हम मास्टर ऑफ आर्ट्स न लिखते हुए MA लिखते हैं, उत्तर प्रदेश न लिखते हुए U और उस प्रयोग का करते हैं। तो किस तरह लिखना होता है, वह यह भी दिखाया गया है कि लाघव चिन्ह फुल स्टॉप न लिखते हुए हिंदी में O जैसा चिन्ह लिखे, यानी फुल स्टॉप न लिखते O जैसा लिखना है छोटे आकार में। तो हमने हिंदी के सभी विराम चिन्हों का आज हमने जानकारी प्राप्त की है। आप सभी ने अंत तक देखा, आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।